नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ शाम के 7:30 बजे। आज की कहानी राजा पोरस की है। भारत में अब तक बहुत से राजाओं ने राज किया है, जिन्होंने अपने पराक्रम से काफी समय तक राज किया। ऐसे में ही भारत के इतिहास की घटनाओं में राजा पोरस का नाम काफी ज्यादा शुमार है। राजा पोरस इतिहास के एक ऐसे पराक्रमी राजा थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक किया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में बहती है। पोरस के जिस साम्राज्य को हम इतिहास में जानते हैं, वो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। ये राजा अपने युद्ध कौशल में काफी ज्यादा पारंगत थे। ये एक महावीर योद्धा थे। साथ ही साथ कुछ इतिहासकारों ने इन्हें एक सच्चा देशभक्त बताया है। इनके बारे में कोई ठोस जानकारी तो नहीं मिलती है, परंतु कुछ साक्ष्यों के आधार पर हम आपको पोरस के जीवन परिचय को इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करते हैं। राजा पोरस ने कई बार भारत के लिए खुद को समर्पित किया है, और यही कारण है कि महावीर राजा पोरस को भारत का सच्चा योद्धा और एक सच्चा देशभक्त माना जाता है। राजा पोरस ने अपने पराक्रम के बल के कारण पूरे पौरवा वंश का नाम दुनिया भर में उजागर किया। भारत के महान राजा पोरस ने लगभग 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक शासन किया। भारत के इस महान राजा का नाम वैसे तो इतिहास में शुमार ही है, परंतु इसके साथ साथ हमारे ऋग्वेद में भी राजा पोरस का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे धार्मिक लोग हैं जो राजा पोरस को ऋग्वेद से जुड़ा हुआ मानते हैं। पोरस, जो दुनिया का एक बहादुर शासक माना जाता था, उसके बारे में इतिहास में कुछ ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, पर जो भी जानकारी उपलब्ध है वो इंटरनेट के माध्यम से आपको भी प्राप्त हो सकती है। इतिहास की कुछ किताबों में पोरस के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। मुख्य रूप से पोरस की जानकारी के स्रोत के बारे में अगर माना जाए तो सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो इतिहास के पन्नों से ही मिलती हैं। परंतु कुछ भारतीय इतिहासकार पोरस को पोरू के नाम से भी पुकारते हैं, उनको पोरू वंश से भी जोड़ते हैं। पोरस की जानकारी का वर्णन प्राचीन ग्रंथ मुद्रा राक्षस में भी मिलता है। हमने और आपने सिकंदर के भारत पर आक्रमण के इतिहास को किताबों में जरूर पढ़ा होगा, और ये भी जानते हैं कि सिकंदर ने भारत पर अरब के रास्ते से आक्रमण किया था। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी अभी बना है 1947 में भारत देश के बंटवारे के बाद। उस समय सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो वो भारत को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु वो ऐसा नहीं कर सका। उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था भारत में उस समय शक्तिशाली राजाओं का राज करना, यानी कि उस समय शक्तिशाली शासक राज किया करते थे। वैसे तो सिकंदर भारत का रहने वाला नहीं था, परंतु फिर भी भारत के इतिहास में उसका नाम काफी ज्यादा शामिल है, क्योंकि सिकंदर ने भारत में बहुत ज्यादा समय तक राज किया है। उसने अपना नाम सिकंदर कभी न हारने के कारण रखा था। वैसे तो सिकंदर का अर्थ होता है रक्षक और योद्धा, अतः सिकंदर इन दोनों कलाओं में महारत था। सिकंदर की बात करें तो सिकंदर ग्रीस देश का रहने वाला था, जिसे द ग्रेट सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। दुनिया भर के इतिहास में सिकंदर का नाम सर्वोपरि में आता है, और आप भी उसी इतिहास को पढ़ते हैं जिसमें सिकंदर को महान बताया गया है। सिकंदर ने बहुत ही कम आयु में अपने पिता का सिंहासन संभाल लिया था, क्योंकि पिता की जब मृत्यु हुई तो सिकंदर बहुत छोटा था, और पिता की मृत्यु होने के बाद सिकंदर ही उनका उत्तराधिकारी बना था। सिकंदर के जन्म की बात करें तो सिकंदर का जन्म ग्रीस के पहला नामक शहर में हुआ था, जो लगभग 356 ईसा पूर्व में माना जाता है। सिकंदर ने जब से राज्य संभाला, तभी से उसने पूरे विश्व में अपने शासन को फैलाने का ऐलान कर दिया था, और उसके लिए उसने कई सारे युद्ध भी लड़े थे और उन्हें जीता भी।
ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने इस विश्व विजयी होने के सपने को बहुत ही कम उम्र में पूरा कर लिया था। सिकंदर ने जितने भी युद्ध लड़े थे उन सभी युद्धों को जीता था। सिकंदर और पोरस के मध्य में अगर युद्ध की बात की जाए तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सिकंदर बचपन से ही विश्व विजेता बनना चाहता था और सिकंदर विश्व विजेता बनने के साथ साथ भारत के महान राजा पोरस को भी हराना चाहता था, क्योंकि पोरस की ख्याति उस समय बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। सिकंदर चाहता था कि पोरस हार जाएं और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन शायद सिकंदर को यह नहीं पता था कि भारत में भी उस समय जो राजा होते थे वो भी बहुत ही शक्तिशाली और जाबाज हुआ करते थे। राजा पोरस ने ऐसा कदापि नहीं स्वीकारा और पोरस ने सिकंदर के आगे झुकने से साफ तौर पे मना कर दिया। इसी कारण सिकंदर और पोरस के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर व पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ वह बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, जिनमें दोनों राजाओं की सेनाओं की काफी क्षति पहुंची थी। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इन दोनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसे हाइडेस्पेस का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पेस एक यूनानी शब्द है और झेलम नदी को प्राचीन समय में इसी यूनानी नाम हाइड स्पेस से ही जाना जाता था, इसीलिए झेलम नदी से जोड़ के इस युद्ध का नाम सिकंदर ने यह रखा था। सिकंदर जब पोरस से युद्ध करने झेलम नदी के किनारे पर पहुंचा तो उसके पास इतनी बड़ी सेना थी कि वो खुद उन सैनिकों से ही घिरा हुआ था। सिकंदर के पास इस युद्ध में 50,000 पैदल सैनिक थे और उन पैदल सैनिकों के होने के साथ साथ उसके पास 7,000 घुड़सवार थे जो पोरस से युद्ध करने को तैयार थे, बेचैन थे। वहीं दूसरी तरफ पोरस की सेना में मात्र 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी के सैनिक थे, यानी कि 130 हाथी थे। युद्ध से पहले सिकंदर के सामने एक समस्या थी कि वो इतनी विशाल झेलम नदी को कैसे पार करेगा, कैसे पार कर सकता है। सिकंदर ने युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले से ही यह निश्चित कर लिया था कि वो उस दिन रात में नदी के दूसरे किनारे जाने के लिए कोई न कोई आसान रास्ता जरूर ढूंढेगा और ढूंढ निकालेगा और कुछ सैनिकों को लेकर नदी के उस पार पोरस से युद्ध लड़ने के लिए जाएगा। राजा पोरस के पास सेना भले ही छोटी थी, परंतु उसने अपने 130 हाथी सिकंदर की सेना के सामने इस तरीके से एक चट्टान के जैसे खड़े कर दिए थे कि सिकंदर हक्का बक्का रह गया था। सिकंदर को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। राजा पोरस सिकंदर को पूरी तरह से असमंजस में डाल दिए थे। वो उनसे युद्ध करें या ना करें, परंतु सिकंदर भी हार मानने वालों में से नहीं था और इसीलिए उसने राजा पोरस पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। इन सभी समस्याओं को चीरता हुआ सिकंदर झेलम नदी को पार करता है और सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हाइडेस्पेस का युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध में पोरस की सेना के हाथियों ने सिकंदर की सेना को तितर बितर कर दिया था। लगभग 8 घंटे लगातार लड़ने के बाद सिकंदर पोरस से जीत नहीं पाया था। इस युद्ध में दोनों तरफ से ऐसा नरसंहार हुआ कि दोनों तरफ की सेना के काफी लड़ाके 8 घंटे के अंदर ही मारे जा चुके थे। कई इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय वहां पर घमासान बारिश हो रही थी, जो इस युद्ध को और भी भयंकर बना चुकी थी। इस युद्ध में सिकंदर ने जब अपनी सेना को ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए देखा तो उसने पोरस के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे पोरस ने तुरंत मान लिया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिकंदर के संधि प्रस्ताव को मानना पोरस के लिए मजबूरी थी, क्योंकि पोरस भी सिकंदर की सेना के सामने बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। पोरस को भी पता था कि कुछ टाइम के बाद ये युद्ध का जो परिणाम होगा वो बहुत ही भयानक होने वाला है, क्योंकि अगर वो युद्ध ज्यादा समय तक चलाते तो पोरस की हार तय थी।
पोरस को इस बात का अभाव था कि सिकंदर की मदद करने के लिए और बड़ी सेना आने वाली है, जिस वजह से पोरस ने संधि के प्रस्ताव को मान लिया। युद्ध के परिणाम की अगर बात करें तो इस युद्ध में क्या हुआ, ये भी रोचक चीजें हैं। इस बात पर अभी तक इतिहासकारों ने अपनी पूरी राय नहीं रखी है, लेकिन कुछ इतिहासकार जो बताते हैं वो ये है कि राजा पोरस को इस युद्ध में विजयश्री प्राप्त हुई थी, क्योंकि सिकंदर ने उनसे संधि कर ली थी और संधि के अनुसार सिकंदर अब झेलम नदी से आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि ये केवल एक तथ्य है जो इतिहास द्वारा बताया जाता है। शुद्ध व स्पष्ट इतिहास लिखने वाले प्लूटार्क का मानना है कि इस युद्ध में सिकंदर की हार हुई थी, क्योंकि जिस तरह से पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना पर हमला किया था उससे सिकंदर भी हक्का बक्का रह गया था, और इसलिए सिकंदर ने संधि प्रस्ताव पोरस के सामने रखा था। इस युद्ध की घटना के बाद कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सिकंदर पोरस से जीत गया था। इतिहासकार अपनी इस तथ्य के पीछे इस बात को बताते हैं कि अगर सिकंदर हारा होता तो वो ब्यास नदी तक नहीं पहुंचता, जो कि झेलम नदी से काफी आगे है और पोरस की राज्य सीमा के पास में है। इस युद्ध का परिणाम कुछ भी हुआ हो, लेकिन इतिहासकार इस राजा को महान राजा मानते हैं। पोरस के सामने सिकंदर की जीत को लेकर संदेह भी उठते हैं। जब हाइडेस्पेस का युद्ध खत्म हुआ तो इसमें सिकंदर को जीत प्राप्त हुई, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। जीतने के बाद सिकंदर ने पोरस के राज्य पर कब्जा नहीं किया। इतिहास में लिखी इस बात पर आज भी विवाद है, क्योंकि इतिहास में सिकंदर के आचरण और चरित्र को बहुत ही निर्दयी, अत्याचारी और अत्यंत कुटाल लड़ाके के रूप में बताया गया है। ऐसे में यह कहा जाता है कि सिकंदर संधि का प्रस्ताव कैसे रखता अगर सिकंदर जीत गया होता तो। सिकंदर एक ऐसा शासक था जो सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता और भाई तक का कत्ल कर चुका था। ऐसे में विवाद होता तो निश्चित था कि आखिर में जो शासक अपने भाई और पिता का नहीं हुआ वो एक दुश्मन के प्रति दरिया दिली कैसे दिखा सकता है, कैसे वो पोरस के बीच में संधि प्रस्ताव करता, और पोरस को अगर उसने हरा ही दिया था तो फिर पोरस के राज्य पर कब्जा ना करके संधि प्रस्ताव क्यों रखा। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि पोरस ने उस समय अपने राज्य को बचाने के चलते भारत देश के साथ गद्दारी की थी। इतिहासकारों का मानना है कि जिस समय संधि प्रस्ताव रखी गई सिकंदर के द्वारा, इस संधि प्रस्ताव के चलते राजा पोरस ने लगभग 150 हाथी सिकंदर को युद्ध करने के लिए दिए थे, और ये बात तय हुई थी कि आप हमारे क्षेत्र को छोड़ के, हमारे राज्य को छोड़ के आप कहीं भी युद्ध कर सकते हैं, हम भी जो हमसे हो सकेगा हम आपका सहयोग करेंगे। कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है। बहरहाल राजा पोरस का नाम इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जैसे सिकंदर का लिखा गया। सिकंदर को बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, महान बता दिया गया। हम भारतवासी आज भी सिकंदर को महान पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास भी कुछ चापलूस इतिहासकारों ने लिखा, जिसके चलते हम विदेशी आक्रांताओं को आज महान बताते हैं और अपने देश के राजाओं को हम आज धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। मतलब आने वाली पीढ़ियां कुछ समय के बाद अपने देश के राजाओं को जो इतिहास में हुए उनको धीरे धीरे भूल ही जाएंगे। बहरहाल ये सोचने का विषय है। इसी के साथ वीडियो को ना बड़ा करते हुए विराम लेते हैं। कल फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग भारत मजबूत भारत। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।